तो आपका अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से हम बताएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है? पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ मिलेगी हाई लेवल स्टडी का जो ऑफिशियल, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर डालेंगे हाई लेवल स्टडी, तो वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लाए, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन वो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को, किसको, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? किसके रूप में? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पेरिस की संधि, वियना की संधि, वर्साय की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपको क्या हो जाएगा? कुस्तुनतुनिया की संधि। क्या? कुस्तुनतुनिया की संधि, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका कथन है, निम्न में से किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये किसका कथन है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, मैटरनिख, काबूर, बिस्मार्क या मेत्सिनी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैटरनिख। क्या? मैटरनिख आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्रांस की क्रांति, जो फ्रांस की क्रांति है वह कब हुई? ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई मेरे प्यारे बच्चों? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो फ्रांस की क्रांति देखिए चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 1788 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1790 ईस्वी और 1787 ईस्वी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1789 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है? वह है, यानी कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है वह कौन सा देश है? ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिख रहा है। पहला क्या है? जर्मनी, दूसरा इटली, तीसरा फ्रांस, चौथा इंग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस। क्या? फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अति लघुत्तरी प्रश्नों की बात कर लेते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। अति लघुत्तरी प्रश्न कौन कौन से मेरे प्यारे जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई? ऐसे कौन से फ्रांसीसी पत्रकार थे जिन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई है, ठीक है। कौन कौन से हमारे? फ्रेडरिक सरायू ने 1848 ईस्वी में, किसने? फ्रेडरिक सारियू ने 1848 ईस्वी में बनाई थी, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राजनीतिक एवं मानसिक जगत में भारी परिवर्तन आने से क्या कारण थे? ठीक है, भारी परिवर्तन आने के क्या कारण थे यहाँ पर? ठीक है, उत्तर क्या था? राष्ट्र राज्य का उदय। क्या? राष्ट्र राज्य का उदय, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है? किससे? निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। किसका? जिसका किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, किस पर? सत्ता पर, ठीक है। ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती, ये अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? जर्मनी की एकीकरण में ऑटो वान बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? जनमत संग्रह क्या है? यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, जनमत संग्रह क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझाएंगे, ठीक है। तो जनमत संग्रह क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से बताने का भी प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जनमत संग्रह क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। जनमत संग्रह क्या है?
एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जनमत संग्रह एक क्या है, प्रत्यक्ष मतदान है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे। उदारवाद क्या है, उदारवाद क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उदारवाद क्या है। लाइब्रेरिज्म हिंदी का हिंदी रूपांतरण है। लाइब्रेरिज्म शब्द लैटिन भाषा के लाइबर पर आधारित है जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। ठीक है, नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, निर्जातीय शब्द। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, निर्जातीय शब्द का अर्थ बताइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक साझा नस्ली जनजाति या सांस्कृतिक उद्यम तथा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उत्तर क्या, उत्तर भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। यह बहुत अधिक उपजाऊ तथा गहन कृषि योग्य होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दक्षिण भारत के पठारी भागों के दक्षिणी और पूर्वी भागों में आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए इसका उत्तर आपको इसमें नहीं दिया है, इसका उत्तर हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, उससे प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मिट्टी की दो विशेषताएं आपको बताना है। ठीक है, मिट्टी की दो विशेषताएं बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर दक्षिण भारत के पठारी भागों के दक्षिणी और पूर्वी भागों में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। फास्फोरस और वनस्पति का अंश कम होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। ठीक है, तो किन आधारों पर भारत की मृदाओं को बांटा जा सकता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनकी रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौगोलिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को अनेक प्रकारों में बांटा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 की बात करेंगे, कौन सी मृदाएं पाई जाती है? ठीक है, यानी भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती है? तो भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा पाई जाती है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, चादर अपर्दन किसे कहते हैं? ठीक है, तो चादर अपर्दन क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में एक क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, उधर चादर अपर्दन कहा जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्या हो जाएगा प्रश्न, पवन अपर्दन किसे कहते हैं? पवन अपर्दन क्या होता है? तो पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहते हैं। ठीक है, चलिए लघुत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, अफ्रीका में रिंग पेस्ट आने के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको सॉल्व करना, यहाँ से उत्तर है आपका। ठीक है, तो ज़मीन और मवेशी अफ्रीकी लोगों के आय मुख्य स्रोत थे। ज़मीन और मवेशी अफ्रीकी लोगों के आय के मुख्य स्रोत थे। जब यूरोपियन ने अफ्रीकी लोगों को श्रमिक बनाना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। रिंडरपेस्ट पशुओं का एक रोग है जो अफ्रीकी पशुओं में फैल गया। इसके फैलने से अफ्रीका के 90% मवेशी मौत का शिकार हुए। पशुओं के मारे जाने से अफ्रीकियों ने रोजी रोटी के साधन नष्ट हो गए। अपनी सत्ता और सुदृढ़ करने तथा अफ्रीकियों ने श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों से बचे हुए पशु अपने कब्जे में ले लिए। इस प्रकार बचे हुए पशु संसाधनों पर कब्जा से यूरोपीय उपनिवेशिकों के पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का सुनहरा अवसर हाथ लग गया। ठीक है, तो ये मुख्य कारण था। प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे, सिल्क के मार्ग ने किस प्रकार विश्व को जोड़ने का प्रयास किया? ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा उत्तर, सिल्क मार्ग वह मार्ग था जिसके द्वारा चीनी रेशम का व्यापार होता था।
यह मार्ग ज़मीन और समुद्र दोनों में थे। इन मार्गों में विश्व जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो निम्नलिखित थी। ठीक है, कुछ प्लान नंबर क्या है, ये मार्ग एशिया के विशाल क्षेत्रों को जोड़ने के साथ साथ एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को भी आपस में जोड़ते थे। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, इन मार्गों द्वारा रेशम के साथ साथ चीनी पाटरी का भी पर्याप्त निर्यात होता था। साथ ही भारत व दक्षिण पूर्व एशिया से कपड़े, मसाले और चीन व विश्व के अन्य भागों में जाते थे। ठीक है, इन सामानों की कीमत यूरोप द्वारा सोने व चांदी के रूप में चुकाई जाती थी। ठीक है, इन मार्गों द्वारा व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक व धार्मिक आदान प्रदान भी होता था। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म इसी मार्ग द्वारा ही संभवतः विश्व में अन्य भागों में फैले। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लेना है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।